हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। कल हम लोगों ने कला और संस्कृति जो प्राचीन भारत में किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ वह कुछ मैंने आपको बताया था। कल मैंने एक जगह का चर्चा किया था, दतिया। दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मैंने ये बताया था कि दतिया में 103 जैन मंदिर है। ठीक, मैंने बताया था कि दतिया में 103 जैन मंदिर है, लेकिन जगह का नाम दतिया में कहाँ पर है वो नहीं बताया था। उस जगह का नाम है सोनगिरी पर्वत। सोनगिरी पर्वत पर 103 जैन मंदिर है और बाकी चर्चा मैंने आपको कल कर दिया था। एक जगह एलोरा है। एलोरा जो है यूनेस्को जो है, इसको यूनेस्को जानते ही होंगे। इसको 1983 में एलोरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वह द्रविड़ शैली का मंदिर है, यह मैं बता चुका हूं। और अंकोर वाट का जो मंदिर है वो भी द्रविड़ शैली का मंदिर है। एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है सीतापुर। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सीतापुर। सीतापुर लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक जगह है नैमिषारण्य तीर्थ। जगह का क्या नाम है? नैमिषारण्य तीर्थ। यह काफ़ी पॉपुलर जगह है। कहानी यह है कि यहाँ पर जब देवता और राक्षस युद्ध चल रहा था तो इंद्र लोग बार बार हार जाते थे। इंद्र क्या करते थे? बार बार हार जाते थे, जो देवता के राजा थे। तो इन लोगों ने, देवता लोगों ने सीतापुर में जो नैमिषारण्य तीर्थ है वहीं पर रहते थे महर्षि दधीची। और दधीची से कहा कि आप अपने शरीर का जो हड्डी है वो दान कर दीजिए और फिर उस हड्डी से वज्र बनाया जाएगा और फिर हम लोग देवता लोग राक्षस का विनाश कर सकते हैं। बात को समझिएगा। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर में है, वहाँ पर महर्षि दधीची रहते थे। तो महर्षि दधीची से देवता लोगों ने प्रार्थना किया कि आप अपने शरीर का हड्डी दान कर दीजिए, उससे हम लोग एक वज्र बनाएंगे और फिर हम लोग राक्षसों का संहार करेंगे। देखिए, भारत में अगर सबसे प्राचीन गुफा है तो वो भीमबेटका है। यह मैंने चर्चा किया था और फिर से मैं बता देता हूँ कि प्राचीन सबसे गुफा अगर कोई है तो वह है भीमबेटका है। इस प्रकार से आपका प्राचीन भारत में जो कला संस्कृति का जो भी पाठ था वह अब समाप्त हो गया। एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था। इससे पहले एक वीडियो में मैंने ए.एल. बासम के बारे में बता दिया था कि वह रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रोफेसर थे। मुझे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का नाम याद आ गया था। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के वो रांची में जो सेंट जेवियर कॉलेज है उसमें हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे। और जो ए.एल. बासम है वह इंग्लैंड में ही किसी कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे। वह जो अफ्रीकन स्टडीज और इंडियन स्टडीज के वह इतिहास के बहुत अच्छे जानकार थे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ए.एल. बासम इंग्लैंड के ही थे प्रोफेसर और वहीं पर जो है अफ्रीकन स्टडीज और इंडियन स्टडीज़ के हिस्ट्री के वो मास्टर थे। और डॉक्टर फादर कामिल बुल्के वो है रांची में जो सेंट जेवियर कॉलेज है वहाँ हिंदी के प्रोफेसर थे। थोड़ा सा गलती से मुझसे ए.एल. बासम के बारे में मैंने गलत बोल दिया आपको। खैर, उसके लिए मैं वापस लेता हूँ। अब हम लोग आते हैं भारत में प्रमुख संवत। भारत में कौन कौन प्रमुख संवत हैं? भारत में प्रमुख संवत देखिए, एक है कल्कि संवत। एक कौन सा है? कल्कि संवत। कल्कि संवत का समय है 3102 BC। इसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। भारत में प्रमुख संवत में संवत
कल्कि संवत हो गया 3102 BC। आपका एक है विक्रम संवत। विक्रम संवत को कृत संवत भी कहते हैं या मालव संवत भी कहते हैं, मालव संवत भी कहते हैं। इसका समय है 58 BC। देखिए, विक्रम संवत को कृत संवत भी कहते हैं या मालव संवत भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज है। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है और वह है 78 AD का। और चैत का पहला दिन, चैत से शक जो कैलेंडर हम लोग का चैत महीना से शुरू होता है, तो चैत का जो पहला दिन है वो कब हमेशा जो है 21 मार्च या 22 मार्च को पड़ता है। ठीक, चैत का पहला दिन 21 मार्च या 22 मार्च को पड़ता है। एक है गुप्त संवत। गुप्त संवत, इसका समय है 319 AD या 320 AD। गुप्त संवत को अल-बरूनी जो है वल्लभी संवत भी कहता है। गुप्त संवत या वल्लभी संवत का पीरियड एक ही है। गुप्त संवत का समय है 319 AD या 320 AD और अल-बरूनी भी वल्लभी संवत का जो डेट बताता है वह 319 AD ही बताता है। एक है हर्षवर्धन संवत। हर्षवर्धन संवत 606 AD से शुरू होता है। यह भारत के कुछ प्रमुख संवत हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। एक है कलचुरी या चेदी संवत। एक कौन है? कलचुरी या चेदी संवत। इसका समय जो है 248 AD या 249 AD है। कलचुरी या चेदी संवत जो है 248 या 249 AD है। इसको शुरू किया था आविर वंश के राजा ईश्वर वर्मन ने। ईश्वर वर्मन ने। तो ये प्रमुख संवत हैं। देखिए, संवत पर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। खासकर संघ लोक सेवा आयोग संवत पर क्वेश्चन करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन होगा कि शक संवत या और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है। तो आप इसका जवाब देखिए, शक संवत हो गया 78 AD, चूंकि विक्रम संवत है 57 BC, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और हो जाएगा 135 वर्ष का अंतर है। ये सब क्लास में पहले भी डिस्कस हुआ है और क्यों हो रहा है वो आप मेरा शुरू का लेक्चर देखिएगा, वीडियो देखिएगा, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। शक संवत और विक्रम संवत में अगर मान लीजिए आज 2022 AD है, अगर हमको इसको शक संवत में बदलना है तो इसको क्या करेंगे? तो 2022 में 78 माइनस कर लेंगे और जो होगा वो शक संवत हो जाएगा। अगर हमको 2022 को विक्रम संवत में बदलना है तो क्या करेंगे? 57 जोड़ देंगे और जो होगा वह विक्रम संवत हो जाएगा। जैसे अभी विक्रम संवत क्या होगा? तो 7 2 9 5 2 7 2079 AD अभी विक्रम संवत होगा। अभी जो विक्रम संवत कौन सा होगा? 2079 AD। और शक संवत अभी कौन सा होगा 2022 में? तो 4 और 11 में से 7 गया 4, 1944 AD। अभी जो है आपका शक संवत जो है वह 1944 चल रहा है और विक्रम संवत जो है 2069 चल रहा है। तो ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मान ली मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि चालुक्य का एक बादामी शिलालेख है, चालुक्य का बादामी शिलालेख है, उस पर लिखा हुआ है शक संवत 500। तो इसको आपको 500 AD, इसको आपको विक्रम संवत में बदलना है। तो क्या आपका डेट होगा? तो 500 शक संवत है 78 प्लस 57, ये तीनों जुड़ जाएगा और जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 635 वर्ष।
635 वर्ष, यह आंसर हो गया। ये परीक्षाओं में आइए संघ लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि एक चालुक्य बादामी शिलालेख है, उस पर 78 शक संवत 500 लिखा हुआ है, तो वह विक्रम संवत में क्या उसका एज होगा। या ऐसे भी दे देगा कि शक संवत 500 एडी लिखा हुआ है, तो वह आज कौन सा डेट है, तो 500 + 78, शक का वैल्यू है 78 एडी, तो वो जुड़ जाएगा। इस तरीके के सवाल संघ लोक सेवा आयोग पूछता है। इस सबको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा, कुछ विश्वविद्यालय है, प्रमुख विश्वविद्यालय है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। प्राचीन भारत में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में वीडियो में मैंने बहुत बताया है, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ विशेष नहीं बताऊंगा। तक्षशिला के बाद है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है, और इसको बनाया था गुप्त शासक महेंद्रादित्य ने। गुप्त शासक महेंद्रादित्य ने, और उनको महेंद्रादित्य को कुमार गुप्त भी कहा जाता है। कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है क्योंकि कुमार गुप्त शासक थे, महेंद्रादित्य उनकी उपाधि थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 8 बड़े कक्ष थे, 8 बड़े कक्ष थे और 300 छोटे छोटे कक्ष थे। तो 8 जो थे बड़े बड़े कक्ष थे और 300 छोटे छोटे कक्ष थे। यहाँ पर ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो पढ़ने के लिए आया था और लगभग 18 महीना रहा था। कितना महीना रहा था ह्वेनसांग? 18 महीना रहा था। और ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र थे। यहाँ से इत्सिंग जो चीनी यात्री था, ये भी बौद्ध यात्री था, चीनी यात्री था, यहाँ से 400 संस्कृत ग्रंथ ले गया था चीन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर नालंदा में एक बहुत बड़ा विश्व पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था। उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। उस पुस्तकालय का क्या नाम था? धर्मगंज। धर्मगंज में 3 प्रकार के पुस्तकालय थे, रत्नाकर, रत्नोदधि, और रत्नंजय। नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, उसका नाम था धर्मगंज। और उस धर्मगंज में 3 पार्ट थे। एक का नाम था रत्नाकर, रत्नोदधि और रतंजय। ये 3 उसके पार्ट थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तक नालंदा को जो है बाद में जो तुर्की आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी, जब वह उत्तर प्रदेश से क्रॉस करते हुए बिहार में प्रवेश किया तो नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहले उसे नष्ट कर दिया। वहीं पर बिहार में देखिएगा नालंदा के पास एक जगह है बख्तियारपुर। इसी बख्तियार खिलजी के नाम पर यह पड़ा हुआ है। नालंदा के पास एक जगह है, पटना और नालंदा के बीच में बख्तियारपुर, तो वही बख्तियार खिलजी के नाम से पड़ा हुआ है। उसी रास्ते से वह भागलपुर होते हुए, विक्रमशिला होते हुए बंगाल जाता है। तो यह हो गया आपका तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय का। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला व्यक्ति था यही तुर्की शासक बख्तियार खिलजी। उसके बाद आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार के भागलपुर में है, में है। और विक्रमशिला जो है यहाँ पर जो है 6 महाविद्यालय थे। विक्रमशिला महाविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे और एक बहुत बड़ा केंद्रीय कक्ष था। इस केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन भी कहा जाता था। केंद्रीय कक्ष को क्या कहा जाता था? विज्ञान भवन कहा जाता था। इसमें 108 अध्यापक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने अध्यापक थे? 108 अध्यापक थे। और इसको पाल शासक जो है इसके संरक्षक थे। कौन बनाया था? धर्मपाल बनाया था पाल शासक, ये बताए थे।
और 108 अध्यापक थे और एक केंद्रीय कक्ष था, उसको विज्ञान भवन भी कहा जाता था। यहाँ से जो व्यक्ति पढ़ लिख के पास होता था उसको पंडित का उपाधि दिया जाता था। किस चीज़ का उपाधि दिया जाता था? पंडित का। स्नातक जो भी ग्रेजुएशन यहाँ से पास करता था उनको पंडित का उपाधि दिया जाता था। और कौन देते थे? तो पाल शासक खुद देते थे। उसके बाद पंडित के बाद उपाधि था महापंडित, और उसके बाद उपाधि दिया उपाध्याय का, और सबसे बड़ा उपाधि था आचार्य का। यहाँ के आचार्य कौन थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के? तो आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? कुलपति दीपंकर श्रीज्ञान थे। और नालंदा विश्वविद्यालय के जब ह्वेनसांग चीन यात्री पढ़ने आया था तो उस समय उसके कुलपति कौन थे? शिलभद्र थे। इसको 1203 AD में बख्तियार खिलजी ने इसको भी जला के नष्ट कर दिया। बिहार के दो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी को, जो नालंदा यूनिवर्सिटी था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कोई तुर्की आक्रमणकारी था तो वह बख्तियार खिलजी ही था, तुर्क आक्रमणकारी। जो मोहम्मद गोरी का आप कह सकते हैं कि पूरब की ओर बढ़ने वाला एक प्रमुख सेनानायक था, यह मैं चर्चा कर चुका हूँ। और मोहम्मद गोरी तो बनारस के मंदिरों को लूटा, और बनारस के बाद पूरब की ओर बख्तियार खिलजी आगे बढ़ा। उसका एक सेनानायक था मोहम्मद गोरी का, और बिहार जीता, फिर बंगाल जीता, असम में भी गया था वह, लेकिन मार्ग शासक से अंतिम में पराजित हो गया। क्योंकि बख्तियार खिलजी का प्लानिंग था कि हम असम के रास्ते तिब्बत को जीते, और लेकिन वो असफल हो गया। बाद में उसको एक सेनानायक ने मार दिया। ये सब चर्चा मैं कर चुका हूँ, इसलिए चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। देखिए, ये टॉपिक जो है मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। ये टॉपिक किस चीज़ का है? मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको नहीं पढ़ाएंगे ये टॉपिक, हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए। और दूसरा बात यह कि कभी कभी इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो उसी दृष्टिकोण से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत डेप्थ में मुख्य परीक्षा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतना से बहुत अच्छा से काम हो जाएगा, और फिर आपको इतिहास को देखने का आपका नज़रिया भी जो है वो संतुलित हो जाएगा। देखिए, इतिहास लेखन में सबसे बड़ी बात है कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो अपने प्रशासन को चलाने के लिए उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। तो भारत में जो सबसे पहले इतिहास शुरू हुआ वो प्राच्यवादी लिखे। सबसे पहले प्राच्यवादी आए। ये प्राच्यवादी कौन थे? तो प्राच्यवादी में दो व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला थे सर विलियम जोन्स, और प्राच्यवादी का अर्थ हुआ पुराना चीजों को लेके चलने वाला, ठीक। और दूसरा थे मैक्स मूलर। सर विलियम जोन्स जो थे वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जो भारत में काम करते थे, और मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी के जो है आप कह सकते हैं कि भारतविद थे, इंडोलॉजिस्ट थे, भारत के बारे में विद्वान थे। मैक्स मूलर को भारतीय प्रेम से मोक्ष मूलर भी कहते हैं, क्योंकि भारत के बारे में इनकी जानकारी बहुत ही अच्छी थी। तो ये लोग भारत के जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य, उसको बहुत ही जो है उज्ज्वल किस्म का घोषित करते हैं, और संस्कृत लैटिन जो भाषा है उसके बीच समानता स्थापित करते हैं। जब भारत में इंग्लैंड का शासन शुरू हुआ तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया। 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना करने वाला व्यक्ति था सर विलियम जोन्स। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई का स्थापना हुआ, और फिर लंदन में भी 1823 में लंदन में भी एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया। और ये सबका एक ही लक्ष्य था कि भारतीय जो ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उसका अनुवाद करके और ये बताना कि भारत जो है एक बहुत ही
साहित्य के मामले में बहुत ही डेवलप था और इसका एक प्राचीन संस्कृति रहा है, ये सब साबित करना था। ये प्राच्यवादियों का था, जिसमें दो प्रमुख व्यक्ति थे, सर विलियम जोन्स और मैक्स मुलर। प्राच्यवादी के बाद 19वीं शताब्दी जब आया तो ब्रिटिश में एक चिंतन आया, ब्रिटिश में एक विचारधारा उत्पन्न हो गई जिसको कहते हैं उपयोगितावादी विचारधारा। उपयोगितावादी विचारधारा। उपयोगितावादी विचारधारा से दो व्यक्ति जुड़े हुए थे। कौन कौन जुड़े हुए थे? जेम्स मिल और बेंथम। उपयोगितावादी विचारधारा से जेम्स मिल और बेंथम जुड़े थे और इन्होंने भारत पे जो शासन है, कहा कि ब्रिटिश के लिए, भारतीयों के लिए दैवीय संयोग है कि हम लोग भारत पर शासन कर रहे हैं। उपयोगितावादी का कहना था कि भारत पर जो हम लोग शासन कर रहे हैं वो भारतीय लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि हम आप पर शासन कर रहे हैं। और इसके प्रणेता थे जेम्स मिल और बेंथम। जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा, ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा और भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर 3 भाग में बांट दिया। एक प्राचीन भारत को हिंदू काल कहा, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल कहा और आधुनिक भारत को ब्रिटिश काल कहा। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। प्राचीन काल को हिंदू काल, मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा। और कहा कि भारत पर जो हम लोग शासन कर रहे हैं वह भारतीयों के लिए एक दैवीय संयोग है, हम आपका भला कर रहे हैं। उपयोगितावादी विचारधारा के बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बस इतना ही समझिए कि उपयोगितावादी नाम से ही लग रहा है कि उपयोग करो। किसका उपयोग करोगे? तो उपनिवेश का उपयोग करो, यही ना होगा। बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इन दो और उपयोगितावादी विचारधाराओं ने इन लोगों को कहा, प्राच्यवादी को कहा कि इनको जो है ना सनकीपन आ गया, भारतीय एक सनकीपन आ गया है। उसके लिए इन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया, इंडोमेनिया। मतलब उपयोगितावादी का कहना था कि प्राच्यवादी जो हैं वो इंडोमेनिया के शिकार हो गए। लेकिन इस उपयोगितावादी विचारधारा के खिलाफ भारत में 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी विचारधारा आ गया। राष्ट्रवादी विचारधारा आ गया। ये राष्ट्रवादी जो है, पहला उसके करी थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के शिष्य थे विवेकानंद, एनी बेसेंट और उसके बाद एनी बेसेंट के बाद जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सब जो थे राष्ट्रवादी विचारधारा थे और भारत में एक आप कह सकते हैं कि उपयोगितावादी विचारधारा के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाकर भारतीयों को राष्ट्र गौरव की भावना का एहसास कराया। यहाँ पर बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना ही जानिए कि राष्ट्रवादी विचारधारा में ये लोग जुड़े हुए थे और ये उपयोगितावादी विचारधारा के खिलाफ था। इन लोगों का विरोध प्राच्यवादी से नहीं था, इन लोगों का विरोध उपयोगितावादी से था। प्राच्यवादी का ये लोग एहसान मानते थे कि कम से कम इन लोगों ने संस्कृत साहित्य का या हमारे जो प्राचीन साहित्य है उसका अनुवाद किया, गुणगान किया कहीं ना कहीं ये लोग। खैर उसमें भी इन लोगों का, अंग्रेज लोग का इंटरेस्ट था अपना औपनिवेशिक हित, लेकिन फिर भी प्राच्यवादियों ने भारतीयों का बहुत कल्याण किया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विचारधारा आई मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा मैंने डी कौसामी का कल चर्चा किया था और इन्होंने एक किताब लिखा था, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और ये पहला बार ये इस इतिहास किताब में, जो पहले जो भी किताब लिखा जाता था वो राजनीतिक इतिहास होता था। अब जो है राजनीतिक इतिहास नहीं लिखा गया, अब जो है और राजनीतिक इतिहास पर ज़्यादा बल दिया गया, और राजनीतिक इतिहास पर ज़्यादा बल दिया गया। पहले था कि राजा महाराजा का गुणगान करो, अशोक समुद्रगुप्त पर ही लोग पूरा इतिहास समझते थे, लेकिन नहीं, अब आम लोगों का जीवन कैसा था, साहित्य कैसा था, वो क्या पहनते थे, अभी सब चीज़ पर जोर दिया जाने लगा। मतलब इतिहास जो है आम लोगों का इतिहास बन गया, राजाओं और महाराजाओं का इतिहास नहीं रह गया। दूसरा चीज़ कि मार्क्स, चूँकि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रणेता, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्स ने ही किया था, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में क्या है कि मार्क्स का कहना था कि भौतिक
तत्व ही प्रधान होता है और उसी से विचार आता है। जैसा भौतिक स्थिति रहेगा विचार भी उसी प्रकार रहेगा। उसके पहले ये मान्यता था कि पहले विचार आता है फिर भौतिक परिस्थितियाँ आती है, लेकिन मार्क्स ने कहा कि नहीं, पहले भौतिक तत्व आता है और वही विचारधारा का निर्माण करता है। और समाज में जिस प्रकार की उत्पादन शक्ति होगी उसी प्रकार का समाज का सोच होगा, राजनीति होगा, धर्म होगा, सभ्यता होगा, ये सब होगा। दूसरा चीज़ कि मार्क्सवादी व्याख्या का इतिहास का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मिल ने ब्रिटिश भारत का जो इतिहास लिखा था और धर्म या संप्रदाय के आधार पर 3 भाग में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल, ब्रिटिश काल, इसको चुनौती दिया गया और कहा गया कि मध्यकालीन भारत जो है उस मिल कहते हैं कि मुस्लिम काल, और मुस्लिम के आने के साथ भारत में मध्यकाल की शुरुआत हुई, तो यह गलत बात है। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में मध्यकाल की शुरुआत हो गई। क्यों गुप्त साम्राज्य के साथ भारत में मध्यकाल की शुरुआत हो गई? तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कुछ विशेषता बताया, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद, आर्थिक क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य का पतन, नगर का पतन, मुद्रा का पतन, सामाजिक क्षेत्र में उपजाति की संख्या में वृद्धि, ब्राह्मण की वर्चस्व में वृद्धि, वैश्य और शूद्र की स्थिति एक हो जाना, ये सब बताया मार्क्सवादी इतिहासकारों ने। उसके बाद धर्म में भक्ति आ जाना, तंत्र का प्रभाव बढ़ जाना, अध्यात्म के क्षेत्र में परलोक की भावना का डेवलपमेंट होना या क्षेत्रीय भाषा का विकास होना, ये सब कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारत से की विशेषता है जो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने बताया। और इतिहास का जो सांप्रदायिक विभाजन जेम्स मिल ने किया था उसको कड़ी चुनौती मार्क्सवादियों ने प्रदान किया। और आज यही भारत का जो मध्यकालीन भारत का जो नेचर है वह यही नेचर के आधार पर मध्यकालीन भारत को देखा जाता है। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। यह वीडियो बस एक है कि आपका इंसाइट को थोड़ा डेवलप करे। इतिहास पढ़ने का जो दृष्टिकोण है प्राचीन भारत को पढ़ने का, वो डेवलप करने की चीज़ें थी। और यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जब प्रश्न आपके पास कहीं इनडायरेक्ट एप्लीकेशन से पूछ लिया तो आप अगर इतनी जानकारी होगी तो आप उस प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। कहा कि आजकल एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि क्वेश्चंस का नेचर अब दिन प्रतिदिन जटिल से जटिलतर होता जा रहा है। और उस सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सारगर्भित ढंग से चीज़ों को क्योंकि हर चीज़ों का संक्षिप्त जानकारी आपके पास होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी विषय के छात्र हों। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो जो पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी हर चीज़ का होना चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।